आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया स्थान, काल, चरित्रों सब कुछ काल्पनिक है। अध्याय 71। महिला जाग गई। उसका चेहरा गुलाबी हो गया और उसके शरीर की कमजोरी गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह ठीक हो गई हो। माँ! छोटी लड़की उत्साहित होकर चिल्लाए। यिनेन! औरत ने भी बच्ची की तरफ देखा। वह मरना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी इतनी अच्छी, प्यारी और समझदार बेटी थी, पर अभी उसका दिल निराशा से भरा था और अब उम्मीद से भर गया। महिला ने छोटी बच्ची को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और माँ बेटी के बीच गहरा प्रेम हो गया। माँ! क्या आप ठीक हैं? छोटी लड़की ने उत्साह से पूछा क्योंकि उसकी माँ में ताकत थी। हाँ माँ, ठीक हैं। महिला ने सिर हिलाया और फिर आदित्य वर्मा की ओर देखा। परोपकारी, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अगले ही पल वह महिला सीधे आदित्य वर्मा के सामने घुटनों के बल बैठ गई। नहीं नहीं नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। आदित्य वर्मा ने तुरंत महिला का समर्थन किया और अपनी बात जारी रखी। हालांकि आपकी बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन आपका शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। आपको अच्छी तरह आराम करने की जरूरत है। कुछ ही दूरी पर अंकित सेन ने यह दृश्य देखा और हैरान रह गया। एक मरता हुआ व्यक्ति इतने कम समय में ठीक हो गया। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। अंकित सेन की आंखें फिर चमक उठीं। ये युवक भी किसान है। ये तो वाकई निराशाजनक मामला है। डिंग डोंग! मेजबान को बधाई, आपने कार्य पूरा कर लिया है और 9 स्वर्ग वज्र विधि प्राप्त कर ली है। 9 स्वर्ग वज्र विधि वज्र की शक्ति को नियंत्रित कर सकती है और 9 स्वर्ग वज्र क्लेश को आने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन इस समय आदित्य वर्मा के दिमाग में अचानक एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। इस महिला को बचाने के तुरंत बाद सिस्टम ने उसे पुरस्कृत किया। इसकी दक्षता बहुत अधिक है और इस बार सिस्टम ने वास्तव में उसे उस थंडर तकनीक से पुरस्कृत किया जिसका उसने अभ्यास किया था। 9 स्वर्ग थंडर विधि! आदित्य वर्मा हैरान था। वह एक परिनायक, एक शहरी किसान जैसा होता जा रहा है। भनभनाना! तुरंत ही आदित्य वर्मा का मस्तिष्क फिर से हिल गया और एक शक्तिशाली संदेश उनके मन में उमड़ पड़ा। ये 9 स्वर्ग वज्र विधि के प्रयोग की तकनीक थी जिसे आदित्य वर्मा ने प्रत्यक्ष रूप से सीखा था और एक भावना में बदल दिया था जिसका उपयोग कभी भी किया जा सकता था। गड़गड़ाहट की शक्ति को नियंत्रित करने से गड़गड़ाहट कम हो सकती है। आदित्य वर्मा भी बहुत उत्साहित थे। ये तो असली अमर तरीका था। इससे बिजली भी थम सकती थी। तो फिर वह भविष्य में जिस पर चाहे हमला कर सकता है। मैंने तुमसे एक प्रश्न पूछा था, क्या तुमने सुना नहीं? आदित्य वर्मा को मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए देखकर सोमनाथ का चेहरा उदास हो गया और उसने आदित्य वर्मा से ठंडे स्वर में कहा। उसके सामने खड़ा यह आदमी उसकी ओर देख भी नहीं रहा था, वह तो बस मौत की तलाश में था। सोमनाथ की बातें सुनकर आदित्य वर्मा ने सिर घुमाकर सोमनाथ की ओर देखा और फिर ठंडी हंसी हंस दी। हाँ, बस एक बदबूदार ताओवादी है जो कमजोरों को धमकाता है। अगर उसे चोट लगती है तो उसे चोट लगती है। समझाओ, तुम क्या समझाना चाहते हो? आदित्य वर्मा की आवाज गर्व से भरी हुई थी और उससे भी अधिक रौबदार थी। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर सोमनाथ की आंखें अचानक फिर दबा गईं। मृत्यु की तलाश में? मैं देखना चाहता हूं कि आज तुम में कितना ताओवाद है। सोमनाथ गुस्से में था। उसने पहली बार ऐसा पागल आदमी देखा था। हालांकि यह आदमी भी एक किसान था, पर इतना छोटा था कि उसका विरोधी तो बिल्कुल नहीं होता। सोमनाथ को अभी भी अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। बूम जैसे ही सोमनाथ की आवाज गिरी, सान्यांग के शरीर से एक प्रबल वेग निकला। इस समय आसपास के लोगों को दमन की तीव्र भावना महसूस हुई, मानो उन पर कोई भारी दबाव हो। स्विश! अचानक ऐसा लगा जैसे कोई तेज हवा चल रही हो और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति सोमनाथ के शरीर के चारों ओर एकत्रित हो रही हो। इसके तुरंत बाद सोमनाथ की आंखें आदित्य वर्मा की ओर देखते हुए तेजी से फट गईं। जाना! सोमनाथ एक हाथ पीछे करके खड़ा था, ठंडी आवाज में चिल्लाया और दूसरे हाथ से सीधे हथेली बाहर निकाली। अचानक सोमनाथ के सामने आध्यात्मिक शक्ति तुरंत एक विशाल हथेली के निशान में संघनित हो गई, जो भयानक शक्ति के साथ आदित्य वर्मा की ओर बढ़ी। हे भगवान, यह क्या है? इतना बड़ा हथेली का निशान! क्या ये कोई भगवान है? ये बहुत डरावना लग रहा है। यह एक किसान है। मास्टर, यह एक मास्टर है। ये तो कोई इंसान नहीं है। ये दृश्य आसपास के लोगों की नज़रों में उन सभी को अशांत कर रहा था। यह उनकी कल्पना से परे था। यह अब ऐसा कुछ नहीं था जो मानव शक्ति कर सकती थी। उनकी नज़र में ये पहले से ही देवताओं की एक विधि थी, बहुत रहस्यमय। आदित्य वर्मा! ये दृश्य देखकर नेहा कपूर भी पीली पड़ गईं और जोर से चिल्लाने लगीं। हालांकि आदित्य वर्मा शांत और शांतिपूर्ण थे।
आदित्य वर्मा ने दूसरे पक्ष की साधना और उसके द्वारा किए गए आक्रमण की तीव्रता को महसूस किया, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। ये बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन आदित्य वर्मा की नज़र में ये बहुत सामान्य था। इस ताकत से आदित्य वर्मा ने पहले ही दूसरे पक्ष के साधना स्तर को भांप लिया है। यह उतना मजबूत नहीं लगता जितना कल्पना की गई थी। क्या ये सिर्फ एक हथेली नहीं है जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करती है? मैं भी यह कर सकता हूँ। अगले ही पल, धमाका, आदित्य वर्मा के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा निकली। जब ये शक्तिशाली आभा प्रकट हुई तो ऐसा लगा जैसे पूरा स्थान ठोस हो गया हो। ये शक्तिशाली दबाव स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के समान था। लानत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्थिर खड़ा नहीं रह सकता। मैंने पेशाब कर दिया। क्या बकवास है। जब आदित्य वर्मा का दबाव बाहर आया तो उनके आसपास मौजूद लोग चौंक गए। इस दबाव में उन्हें लगा कि उनके पैर कमज़ोर हो गए हैं और वे अपना संतुलन खोने वाले हैं। ये वास्तव में देवताओं के बीच लड़ाई है और मनुष्य कष्ट सहते हैं। अगले ही पल, आदित्य वर्मा ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मुक्का मारा। यह एक साधारण मुक्का था, हालांकि जैसे ही यह मुक्का मारा गया पूरा स्थान हिल गया। इस मुक्के में अत्यंत शक्तिशाली शक्ति थी। धमाका, क्षण भर में यह मुक्का सोमनाथ की विशाल हथेली से टकराया। एक क्षण में एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। फिर सभी ने देखा कि आध्यात्मिक शक्ति की विशाल हथेली सीधे इस हथेली से चकनाचूर हो गई। टकराना, उसी समय एक धीमी सी आवाज आई। पफ, खून की उल्टी की आवाज भी सुनाई दी और सोमनाथ के शरीर पर जोरदार वार हुआ और वह खून थूकते हुए पीछे की ओर उड़ गया। आह, एक चीख निकली और सोमनाथ का शरीर सीधे हॉल के खंभे से टकराया और वह अचेत हो गया। आह, ये कैसे संभव है? आप नींव निर्माण के अंतिम चरण में हैं। सोमनाथ ने आदित्य वर्मा को भयभीत होकर देखा और यह बात और भी अविश्वसनीय थी। वह हार गए और उनकी हार नींव निर्माण के मध्य चरण में हुई। प्रतिद्वंद्वी के एक ही मुक्के से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रतिद्वंद्वी उससे अधिक शक्तिशाली था और वह उससे थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। इस आसपास के लोगों ने ये दृश्य देखा और ठंडी हवा की सांस ली। ये बहुत डरावना था। आदित्य वर्मा ने सोमनाथ की ओर देखा और उसके हृदय में अपनी शक्ति का प्रारंभिक आभास हुआ। नींव निर्माण का अंतिम चरण। आदित्य वर्मा को नहीं पता था कि वह ऐसा कर रहा था या नहीं, लेकिन अभी आदित्य वर्मा वास्तव में अभी भी अपनी ताकत को नियंत्रित कर रहा था और उसने 9 हेवेंस थंडर विधि का उपयोग भी नहीं किया था जो उसे अभी अभी पुरस्कृत किया गया था। नींव निर्माण भिक्षु, इतना कमजोर, यह उतना मजबूत नहीं लगता जितना सोचा गया था। आदित्य वर्मा कुछ निराश हुए बिना नहीं रह सके। मैंने सोचा कि जब मैं किसी साधु से मिलूंगा तो अपनी शक्ति दिखा सकूंगा। इतना ही, मैं बस इतना कह सकता हूं कि दूसरी पार्टी बहुत कमजोर है। बेशक यह आदित्य वर्मा का विचार है। दरअसल आदित्य वर्मा गलत थे। बात यह नहीं थी कि उनका प्रतिद्वंद्वी कमजोर था, बल्कि यह कि वह बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने अपने शरीर को संयमित करने के लिए बॉडी टेम्परिंग पिल ली और फिर फाउंडेशन बिल्डिंग पिल ली। उन्होंने अपनी नींव को पूरी तरह से बनाया और अपनी हड्डियों को बदला। ये 3 चीजें नहीं हैं। यांग झेनरेन तुलना कर सकते हैं और आदित्य वर्मा भी नींव निर्माण के मध्य चरण में नहीं हैं। आदित्य वर्मा को यह नहीं पता था कि मध्य विद्यालय के अंतिम चरण को कैसे परिभाषित किया जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अगले चरण में प्रवेश करने वाले थे। इस सान्याल गुरु को देखकर आदित्य वर्मा की आंखें पुनः शीतलता से भर गईं। तभी आदित्य वर्मा धीरे धीरे आगे बढ़े। आप क्या करने जा रहे हैं? मास्टर सान्याल थोड़ा डर गए और डरते हुए बोले, क्या करें? क्या आपको स्पष्टीकरण नहीं चाहिए? अभी मैं आपको स्पष्टीकरण देता हूँ। जब आदित्य वर्मा ने सुना कि मास्टर सान्याल ने क्या कहा तो उसने व्यंग्य किया, हल्के से कहा और धीरे धीरे मास्टर सान्याल के पास चला गया। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर मास्टर सान्याल और भी डर गए। क्या आदित्य वर्मा सचमुच उन्हें मारना चाहता था? भिक्षुओं द्वारा लोगों की हत्या करना सामान्य बात है। अब और नहीं, मुझे अब और नहीं चाहिए। साथ ही ताओवादी, मैं तो बस अज्ञानी और अंधा था। मास्टर सान्याल आश्चर्य से चिल्लाए और जल्दी से आदित्य वर्मा से बोले, वह अभी भी थोड़ा मास्टर कैसे हो सकता है? गुरु सान्याल मरना नहीं चाहते। उन्होंने दशकों तक कड़ी साधना की है और अंततः एक भिक्षु बन गए हैं। अब आशीर्वाद का आनंद लेने का समय आ गया है। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसका उन्हें अपमान नहीं करना चाहिए था। वह सचमुच मरना नहीं चाहते। आदित्य वर्मा ने इस सान्याल गुरु को ठंडी निगाहों से देखा। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने मास्टर सान्याल को हवा में पकड़ लिया। तुरंत ही मास्टर सान्याल को ऊपर उठा लिया गया, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उनकी गर्दन दबा दी हो। मास्टर सान्याल ने संघर्ष किया, लेकिन वह इन विशाल हाथों से मुक्त नहीं हो सका।
अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने पर भी वह मुक्त नहीं हो सका। उसे बस यही महसूस हुआ कि उसके शरीर की शक्ति किसी शक्तिशाली शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रही है। मास्टर सान्यान को सचमुच घुटन महसूस हो रही थी, मौत सामने थी और उनका दिल पछता रहा था। उन्होंने ऐसा क्या किया कि दूसरे पक्ष को भड़का दिया? अब वे ठीक हैं और उनकी जान भी जाने वाली थी। आदित्य वर्मा ने मास्टर सान्यान की गर्दन पकड़ ली। मास्टर सान्यान का जीवन उसके नियंत्रण में था। जब तक वह थोड़ी सी भी ताकत लगाता, मास्टर सान्यान मर जाते। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे दूंगा, 3 अरब से भी ज्यादा। और मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो उनकी बीमारियों का इलाज करने और जान बचाने में भी मदद करता हूँ। बस मैं थोड़े ज्यादा पैसे लेता हूँ। मास्टर सान्यान जब मरने वाले थे तो बहुत डर गए थे। उन्होंने आदित्य वर्मा से फिर कहा, उम्मीद करते हुए कि आदित्य वर्मा पैसों की खातिर उन्हें जाने देंगे। उनके बैंक खाते में 3 अरब से ज्यादा पैसे थे। उन्होंने उसे बार बार बचाया। मास्टर सान्यान के शब्द सुनकर आदित्य वर्मा की आंखें चमक उठीं। 3 अरब से अधिक, कितना बढ़िया! क्या ये सब इन डॉक्टरों की देन है? कमाल है। पैसों की खातिर मैं तुम्हें अभी जाने दूंगा। लेकिन अगले ही पल आदित्य वर्मा ने उसका हाथ छोड़ दिया और हल्के से बोला। मास्टर सान्यान तुरंत बहुत खुश हुए और जल्दी से बोले, साथी ताओवादी, 2 प्रश्न, 10 प्रश्न या 100 प्रश्न की बात तो दूर, आपको मानना पड़ेगा कि आपका जीवन दांव पर है। नींव निर्माण क्षेत्र के ऊपर क्या है? आदित्य वर्मा ने सीधे पूछा। जब मास्टर सान्यान ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उन्होंने खुद से पूछा, अपने क्षेत्र के बारे में। क्या उन्हें साधना क्षेत्र का ज्ञान नहीं है? देखिए, यह ज़ियानक्सिया उपन्यासों के क्षेत्रों जैसा ही है। नींव के ऊपर गोली निर्माण का क्षेत्र है और गोली निर्माण के क्षेत्र के ऊपर आध्यात्मिक संबंध का क्षेत्र है। आध्यात्मिक संबंध के क्षेत्र में रहने वाले भिक्षुओं को गुरु भी कहा जाता है। उससे ऊपर मुझे नहीं पता, 3 आंखों वाले स्वामी ने तुरंत कहा। मास्टर सान्यान की बातें सुनकर आदित्य वर्मा का दिल बैठ गया। नींव बनाएं, अमृत बनाएं, देवताओं से संवाद करें, क्या ये ज्ञात क्षेत्र है? तो फिर क्या भारत में आपके जैसे कई भिक्षु हैं? आदित्य वर्मा ने पुनः पूछा, वह प्रश्न जिसके बारे में उनकी जिज्ञासा अधिक थी। जहां तक नींव बनाने वाले भिक्षुओं की बात है तो अभी भी कुछ हैं। कुनलुन पर्वत और पेंगलाई पर्वत पर भी कुछ होंगे। जिंगहुआ के बड़े परिवारों में भी कुछ भिक्षु होंगे और उनकी सेनाओं में भी कुछ होंगे। मास्टर सान्यान ने अंकित सेन की ओर इशारा करते हुए फिर कहा और फिर आगे बोले, ये लोग कितनी दूर तक पहुंचे हैं मुझे नहीं पता। नींव का निर्माण तो पक्का है। जहां तक गोलियां बनाने की बात है तो बर्फ वाले इलाके में एक होनी चाहिए और शायद दक्षिणी शिनजियांग में भी एक है। जहां तक देवताओं के राज्य के स्वामियों की बात है, महान भारत में कुछ लोग हैं, लेकिन वे वास्तविक लोग हैं जो ड्रैगन की तरह हैं, लेकिन उनकी पूंछ कभी नहीं देखी जाती। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मास्टर सान्यान बहुत सचेत थे और उन्होंने जो कुछ भी जाना था सब बता दिया। उन्हें साफ साफ बताने की हिम्मत नहीं हुई। अब उनकी जान दूसरे पक्ष के हाथ में थी। खैर, मुझे बस इतना ही पता है। क्या तुम मुझे जाने दोगे? मास्टर सान्यान ने फिर से कमजोरी से कहा। कोई बात नहीं, आपने जो 3 अरब से ज्यादा की बात कही है उसे ट्रांसफर कर दीजिए। यह मेरा खाता है, आदित्य वर्मा ने पुनः कहा। ओह! आदित्य वर्मा की बातें सुनकर मास्टर सान्यान का रंग भोजन करने के समान कुरूप हो गया और वह ऐसा करने को तैयार नहीं हुए। क्या नहीं करना चाहते? आदित्य वर्मा की आंखें फिर चमक उठीं। मुड़ो, मैं अभी मुड़ता हूँ। सोमनाथ रोने को हो गया। आदित्य वर्मा के दबाव में उसे समझौता करना पड़ा। जल्द ही उन्होंने बिना कोई खुला पैसा छोड़े खाते में मौजूद 3 अरब से अधिक की राशि आदित्य वर्मा के खाते में स्थानांतरित कर दी। चले जाओ, चूंकि तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा। मुझे फिर कभी तुम्हें देखने मत देना, आदित्य वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। उसे ऐसे व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन उसने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने देखा कि दूसरे पक्ष को साधना में कठिनाई होती थी और उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। सोमनाथ अपमानित होकर भाग गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह और रुक सके और अपने शिष्यों को भी साथ नहीं ले गया। मालिक, हाँ, हमारे पास पैसा है, हम तुम्हें पैसा देंगे। मेरी पत्नी को बचाओ। सोमनाथ तो भाग गया, लेकिन उसके आसपास के लोग जो यहाँ एक डॉक्टर को दिखा रहे थे फिर से उत्साहित हो गए। उन्होंने आदित्य वर्मा के तौर तरीके अपनी आंखों से देखे। ये सोमनाथ से भी ज्यादा शक्तिशाली अस्तित्व था। उन्होंने तुरंत आदित्य वर्मा से कहा, ये तो बस एक डॉक्टर है। इन लोगों को देखकर आदित्य वर्मा असहाय होकर उन्हें अनदेखा नहीं कर सके। इसलिए आदित्य वर्मा ने अपनी कुछ शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग इस बीमारी से पीड़ित सभी लोगों को ठीक करने के लिए किया।
जहां तक पैसे की बात है तो आदित्य वर्मा ने स्वाभाविक रूप से पैसे नहीं लिए। खाते में पहले से ही 3 अरब से अधिक धनराशि थी, उसे और क्या चाहिए था। कुल मिलाकर आदित्य वर्मा ने इन सभी लोगों को ठीक करने में केवल 1 घंटे का समय लगाया। आदित्य वर्मा को मास्टर सान्यांग के मुख से साधना क्षेत्र की जानकारी मिली और उनके हृदय में कुछ तरंगें उठीं। आदित्य वर्मा को यह उम्मीद नहीं थी कि इस महान देश में इतने सारे भिक्षु होंगे। ये वास्तव में क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन है। मास्टर सान्यांग चले गए और आदित्य वर्मा ने ये देखते हुए कि उसने कुछ भी हानिकारक नहीं किया है, उसे जाने दिया। अब आदित्य वर्मा ने डॉक्टर को दिखाने आए सभी लोगों को ठीक करने में कुछ समय बिताया। लगभग कोई भी काम बहुत कठिन नहीं है। ये सब करने के बाद आदित्य वर्मा का ध्यान अत्यंत खड़ी पहाड़ी चोटी पर स्थित पर्वतीय मंदिर की ओर गया। मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही नीचे आऊंगा, आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर से फिर कहा। अगले ही पल आदित्य वर्मा का शरीर उछल पड़ा। आदित्य वर्मा का शरीर हवा पर सवार, हल्का और फड़फड़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था और उसके कदम अत्यंत हल्के थे, जो पर्वतीय क्रिस्टल पर हल्के से चल रहे थे, कदम दर कदम ऊपर की ओर तैरते हुए। अरे बाप रे, ये बहुत बढ़िया है। उन लोगों के मुंह से विस्मय की एक श्रृंखला निकल रही थी और आकृतियों की आंखें अतुलनीय भय से भर गई थीं। आदित्य वर्मा को पहाड़ पर ऐसे चलते देख मानो समतल भूमि पर चल रहे हों, उनका हृदय उथल पुथल से भर गया। यह ऊपर उड़ने जैसा है, क्या जादू है। आदित्य वर्मा ने दुनिया भर की आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया। आध्यात्मिक ऊर्जा ने आदित्य वर्मा के शरीर को ऊपर उठाया और फिर कदम दर कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगी, मानो वह सचमुच हवा में चल रहे हों। जल्द ही आदित्य वर्मा इस खड़ी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ की चोटी पर केवल 10 वर्ग मीटर जमीन है, लेकिन पहाड़ की चोटी पर एक जीर्ण शीर्ण पहाड़ी मंदिर शान से खड़ा है। अनगिनत वर्षों की हवा और बारिश के बाद भी यह गिरा नहीं है। एक नज़र में आदित्य वर्मा ने पहाड़ी मंदिर की छत पर उगते हुए एक काले और चमकदार गैनोडर्मा ल्यूसिडम को देखा। कितना बड़ा गैनोडर्मा ल्यूसिडम, आदित्य वर्मा आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। 100 साल पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम, ये 100 साल पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम है। आदित्य वर्मा को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने वर्षों बाद भी इस गैनोडर्मा ल्यूसिडम को नहीं हटाया गया। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि यहाँ तक आना किसी के लिए भी मुश्किल है। शायद ऐसा नहीं है कि किसी ने यहाँ आकर इस गैनोडर्मा ल्यूसिडम की खोज नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे पहाड़ी मंदिर पर उगने दिया। ऐसा लगता है कि यह गैनोडर्मा ल्यूसिडम स्वयं ही अपनी प्रतीक्षा कर रहा है। आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस शताब्दी पुराने गैनोडर्मा ल्यूसिडम को तोड़ लिया। जब आदित्य वर्मा दोबारा नीचे गिरे तो नेहा कपूर और अन्य लोग चौंक गए। कितना बड़ा गैनोडर्मा है, हे भगवान, ये गैनोडर्मा राजा है। उसने सचमुच इतना बड़ा गैनोडर्मा ल्यूसिडम उठाया है। इसकी कीमत कितनी है? ये पहली बार है जब मैंने इतना बड़ा गैनोडर्मा ल्यूसिडम देखा है। विस्मयादिबोधक कभी नहीं रुके, यहाँ तक कि उस यूनिट के अंकित सेन की आंखों में भी सदमा था। चल दर, आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर से फिर सीधे कहा। मुझे ये 100 साल पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम मिला है और मुझे इस बूढ़े को बचाने के लिए जल्दी से वापस जाना होगा। नेहा कपूर ने अपनी खुशी छुपाते हुए सिर हिलाया। दादाजी बच गए। साथ ही लेकिन इसी समय अंकित सेन ने अचानक आदित्य वर्मा को आवाज लगाई। आदित्य वर्मा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, फिर भी उन्होंने पूछा, सर क्या बात है? अंकित सेन ने आदित्य वर्मा की ओर देखा और विनती भरे स्वर में कहा, साथ ही अगर आदित्य वर्मा कार्रवाई करता है तो उसका पुराना कमांडर बच जाएगा। आदित्य वर्मा के तौर तरीके तो वे अभी अभी देख ही चुके हैं। आदित्य वर्मा ने चुपके से कहा कि यह सच है। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे और भी लोगों को बचाना है और मुंबई वापस जाना है। मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकता। आदित्य वर्मा ने मना नहीं किया और सीधे मान गए। दूसरा पक्ष एक सैनिक था और उसे बचाने के 1000 कारण थे, पर अब नहीं। ये बहुत अच्छा है, ये ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। आदित्य वर्मा की बात सुनकर अंकित सेन खुश हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा। जब तक वो कर सकता है, देर हो जाए तो कोई बात नहीं। बूढ़ा अफसर तो अभी भी कुछ देर टिक सकता है। नहीं, बस मुझे अपना पता दे दो। जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो तुम्हें ढूंढने आऊंगा। आदित्य वर्मा ने पुनः कहा। हम दक्षिण पश्चिम गैरीसन हैं। मैं गैरीसन मुख्यालय से अंकित सेन हूँ। क्या मैं उन दोनों को आपके पीछे आने दूं? अंकित सेन ने आदित्य वर्मा से फिर कहा कि उनका मुख्यालय गैरीसन के बहुत अंदर है और आम लोगों की पहुंच से बाहर है। अगर उनके ये दोनों गार्ड उनके साथ चले जाएं, तो भविष्य में उन्हें कुछ परेशानियों से बचाया जा सकेगा। जब आदित्य वर्मा ने अंकित सेन की बातें सुनी तो उनका दिल फिर से जम गया।
स्वाभाविक रूप से आदित्य वर्मा ने साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी के बारे में सुना होगा, जो कि दहुआ साम्राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की रक्षा करने वाली सेना है। पूरे दहुआ साम्राज्य में 9 ऐसी गैरिसन सेनाएं हैं, अर्थात पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। इसके अलावा एक केंद्रीय सेना, 9 गैरिसन सेनाएं दाहुआ साम्राज्य नगर हैं। देश की शक्ति। और यह अंकित सेन असल में गैरिसन मुख्यालय का ही है। हालांकि उसकी पहचान नहीं बताई गई है, फिर भी ये देखा जा सकता है कि वह बहुत ही अनोखा है। कोई ज़रूरत नहीं है, आदित्य वर्मा ने शांति से कहा। इतना कहकर वह सीधे नेहा कपूर को खींचकर पहाड़ से नीचे ले गया। अंकित सेन, जो पीछे थे, गार्डों के साथ तेजी से उनके पीछे चले गए। हालांकि बहुत दूर चलने से पहले ही आदित्य वर्मा की नज़र फिर से दूर एक चट्टान पर पड़ी। वहां एक चमकदार रोशनी थी जिसने आदित्य वर्मा का ध्यान आकर्षित किया, और यह प्रकाश केवल आदित्य वर्मा को ही दिखाई दे रहा था। यह एक हरे भरे पेड़ पर लगा विस्मयादिबोधक चिन्ह था, जो पहाड़ के मध्य में चट्टान पर जमीन से कई फीट ऊपर उग रहा था। जब आदित्य वर्मा ऊपर आए तो उन्होंने इस संकेत पर ध्यान नहीं दिया। जाहिर है, ये संकेत अभी अभी सामने आया है। आओ, इस गैनोडर्मा ल्यूसिडम को थोड़ी देर पकड़ो और मेरा इंतजार करो। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर से फिर सीधे कहा, अपने हाथ में पकड़ा विशाल गैनोडर्मा ल्यूसिडम नेहा कपूर को थमाते हुए। ये गैनोडर्मा ल्यूसिडम बहुत बड़ा था, पर भारी नहीं था। नेहा कपूर ने आश्चर्य से आदित्य वर्मा को देखा जब उसने उनके मुंह में गैनोडर्मा ल्यूसिडम भर दिया, और फिर उसने दूर चट्टान की ओर जाते हुए आदित्य वर्मा को देखा। उसके सुंदर चेहरे पर एक उलझन भरी नजर थी। वह क्या करने जा रहा था? पीछे बैठे अंकित सेन और अन्य 2 लोग भी हैरान थे। अगले ही पल आदित्य वर्मा चट्टान के नीचे पहुंच चुका था। आदित्य वर्मा ने उस स्थान के दूसरी ओर लगे पेड़ पर लगे विस्मयादिबोधक चिन्ह की ओर इशारा किया। अचानक, जैसी कि उम्मीद थी, एक QR कोड आ गया। आदित्य वर्मा ने सीधे 200 रुपये और दे दिए। डिंग डोंग, ये 100 साल पुराना चाय का राजा है। इन चाय की पत्तियों को तोड़कर ले जाओ और पी लो। चाहे तुम साधु हो या साधारण व्यक्ति, इसका असर असाधारण होगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट ध्वनि अचानक सुनाई दी। ये संकेत देखकर आदित्य वर्मा हैरान रह गए। ये तो 100 साल पुराना चाय का राजा निकला। साधारण आध्यात्मिक चाय बहुत कीमती है, ये वास्तव में 100 साल पुराना चाय राजा है। अरे, क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है? मैंने अभी अभी 100 साल पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम तोड़ा था, और अभी आधे घंटे भी नहीं बीते थे कि अचानक मेरा सामना एक और 100 साल पुराने चाय राजा दादुडू से हो गया। ये भाग्य बिल्कुल अच्छा नहीं है। आदित्य वर्मा भी थोड़े खुश थे। आदित्य वर्मा को याद आया कि मिस्टर किन ने पहले कहा था कि उन्होंने कनेक्शन के माध्यम से 2 टेल्स के लिए इतना बड़ा बेली बैंड पाने के लिए 50 मिलियन खर्च किए थे। मेरे सामने इस बड़े से पौधे से कितने तोड़े जा सकते हैं? मुझे डर है कि इसका वजन कई किलोग्राम होगा। और ये कोई साधारण बड़ा पेट बैग नहीं, बल्कि सदियों पुराना चाय का राजा है। अगर ये बिक जाए तो इसकी कीमत ज़रूर ज़्यादा होगी। इतने बड़े आकार के लिए इसकी कीमत कितनी होगी? प्रणाली अद्भुत है। यदि सिस्टम ने मुझे संकेत नहीं दिया होता और मैंने इसकी खोज नहीं की होती, तो शायद मैं इसे चूक जाता। इसके अलावा इस बार सिस्टम में अधिक विस्तृत जानकारी नहीं थी, जिससे आदित्य वर्मा आश्चर्यचकित हो गए। आदित्य वर्मा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। चूंकि वो उससे मिल चुका था, इसलिए ये उसका था। और यह मूलतः जंगली है, मैंने तो बस कुछ चाय की पत्तियां तोड़ी हैं। आदित्य वर्मा ने अपनी साधना शक्ति सक्रिय की और धीरे से ऊपर की ओर कूद पड़े। फुश! अगले ही क्षण आदित्य वर्मा का शरीर फिर से ऊपर उठा, कई फीट ऊपर उछला और सीधे सदियों पुराने चाय के राजा की मोटी शाखाओं पर पैर रख दिया। सदियों पुराने चाय के राजा के पेट की जड़ों की जड़ें चट्टानों की दरारों में गहराई तक धंसी हुई थीं। आदित्य वर्मा अगर उन पर पैर भी रख देते तो वे हिलती तक नहीं थीं। इस शताब्दी पुराने चाय राजा दादुडू की पत्तियां सामान्य पत्तियों से बहुत अलग नहीं हैं, लेकिन पत्तियां अधिक हरी और धुंधली दिखाई देती हैं, मानो आध्यात्मिक प्रकाश का स्पर्श हो। आदित्य वर्मा ने तुरंत चाय की पत्तियां तोड़ना शुरू कर दिया। उसने अपने कपड़े भी उतार दिए और सीधे चुनी हुई चाय की पत्तियां पकड़ लीं। वह क्या कर रहा है? अंकित सेन और बाकी लोग भी आदित्य वर्मा का सीन देखकर बहुत हैरान थे। उनके बगल में खड़े एक गार्ड ने असमंजस में कहा, पत्ते तोड़ो। उनकी नज़र में आदित्य वर्मा सचमुच पत्ते तोड़ रहा था। जल्द ही आदित्य वर्मा ने एक सदी पुराने चाय के राजा के पेट की लगभग सारी पत्तियां तोड़ ली थीं। लेकिन आदित्य वर्मा ने अभी भी कुछ पत्तियां छोड़ी हैं। अगर वह उन सभी को तोड़कर इस सदियों पुराने चाय के राजा पौधे को मरने देते तो यह फायदे से ज़्यादा नुकसान होता। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप अगले साल जब पत्ते उगे तो फिर से ऐसी अच्छी चीज़ चुन सकें? आदित्य वर्मा फिर नीचे कूदे और फिर नेहा कपूर के पास आ गए। आप क्या कर रहे हो?
नेहा कपूर खुद को रोक नहीं सकी और उत्सुकता से पूछ बैठी, चाय की पत्तियां तोड़ो। आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय की पत्तियां तोड़ रहे हैं? कौन सी चाय की पत्तियां? नेहा कपूर और भी हैरान और उलझन में थीं। उस चट्टान पर चाय क्यों उगती है? लिंचा बिग डुड। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर की ओर देखा, थोड़ा झुके और नेहा कपूर के कान में फुसफुसाए, आह, क्या ये बड़ा है? आदित्य वर्मा की बातें सुनकर नेहा कपूर खुद को रोक नहीं पाईं और उनके दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। क्या ये वही लिंचा बिग बेली बैग है जिसे उनके दादाजी ने बहुत पैसे खर्च करके खरीदा था? आदित्य वर्मा को बहुत कुछ इतनी आसानी से मिल गया। फुफकार नेहा कपूर की खूबसूरत आंखें अदम्य उत्साह से भरी थीं और उन्होंने ठंडी हवा की सांस ली। ये भाग्य बहुत अच्छा है। बड़ा? क्या बड़ा है? ये किस प्रकार की चाय है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। उसके कुछ ही पीछे अंकित सेन के गार्ड ने फिर आश्चर्य से कहा, टहलना। आगे आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर से फिर कहा। आदित्य वर्मा निस्संदेह अच्छे मूड में थे। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को पहाड़ से नीचे उतारा। जल्द ही वे दोनों पार्किंग स्थल की ओर चल पड़े। दो काली ऑडी गाड़ियां एक दूसरे के बगल में खड़ी थीं, एक जैसी स्टाइल, एक जैसी भव्यता, बस नंबर प्लेट अलग अलग थीं। एक साधारण फोटोग्राफी के लिए थी, जबकि दूसरी फोटोग्राफी के लिए एक सैन्य वाहन थी। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा भी दंग रह गए। वह सदियों पुरानी थी किंग बिग डुडू चाय और इस सदियों पुराने गैनोडर्मा ल्यूसिडम को कार की डिक्की में रखने ही वाले थे। कॉमरेड, एक क्षण रुको। लेकिन अंकित सेन ने आदित्य वर्मा को फिर से चिल्लाया, और कुछ है क्या? मैंने कहा था कि अपने लोगों को छुड़ाने के बाद मैं खुद आपकी सेना के पास जाऊंगा। आदित्य वर्मा ने हल्की सी भौहें सिकोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा। अंकित सेन ने सीधे गार्ड के हाथ से कार की चाबी ली, फिर आदित्य वर्मा के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, कॉमरेड, मुझे गलत मत समझिए। बात ऐसी है, हमारी सेना में आम लोगों को बिना किसी की मदद के अंदर आने की इजाज़त नहीं है, और मेरे पुराने कमांडर की चोट की जानकारी बाहरी दुनिया से गुप्त रखी जाती है। बेवजह परेशानी खड़ी करने के लिए क्या आपको लगता है कि ये चलेगा? हम दूसरी कार क्यों न ले लें? जब हम अपनी यूनिट में जाएंगे तो हम सीधे वहां जा सकेंगे। अंकित सेन ने बताया कि पता चला कि वह कार बदलना चाहते थे। चूंकि आदित्य वर्मा नहीं चाहते थे कि वे उनका पीछा करें, और अंकित सेन को डर था कि आदित्य वर्मा सड़क पर समय बर्बाद करेंगे या उनका रास्ता रोक दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने ये तरीका सोचा। आदित्य वर्मा और नेहा कपूर दोनों दंग रह गए। क्या ये सैन्य वाहन है? उन्हें वापस जाने दो। आप क्या सोचते हैं? आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर से पूछा। जिस ऑडी में वे निकले थे वह भी नेहा कपूर के पिता राघव शर्मा की थी। नेहा कपूर भी चौंक गईं, लेकिन जल्दी से फिर बोलीं, मैंने अभी तक कोई सैन्य वाहन नहीं चलाया। हे, खैर, मेरे पिताजी के गैराज में बहुत सारी कारें हैं, मैं उन्हें बदल सकता हूँ। और उनकी बात सही भी है, सैनिकों के लिए अंदर जाना आसान नहीं है। आप ये कार चलाए, यह ज़्यादा सुविधाजनक भी है। नेहा कपूर की बातें सुनकर आदित्य वर्मा फिर हंस पड़े और सीधे कहा, कोई बात नहीं, चलो इसे बदलते हैं। इसलिए दोनों ने कार की चाबियां बदल लीं। कार अब भी वही थी, लेकिन किसी कारणवश जब आदित्य वर्मा दोनों 000005 नंबर की कारों में बैठे तो उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ। यही स्वभाव था, जब आप इस कार में बैठते हैं तो आपका स्वभाव बदल जाता है। दोनों ने बिना किसी रुकावट के कार चलाए और सीधे मुंबई चले गए। लानत है, सैन्य कार, क्या शानदार लाइसेंस प्लेट है। हे भगवान, ये कार नंबर 5 है। इस कार में कौन बड़ा शख्स बैठा है? बड़े आदमी, इसमें जो बैठा है वह बड़ा आदमी होगा। रास्ते में आदित्य वर्मा को कुछ लोगों की इस कार की नंबर प्लेट देखकर चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ घंटे बाद ये कार मुंबई में प्रदर्शित हुई। जब 000005 नंबर का ये सैन्य वाहन मुंबई में दिखाई दिया तो मुंबई के कुछ लोग चौंक गए। आदित्य वर्मा ने ये कार चलाई और एक चौराहे से गुजरे, जहां चौराहे के बीच में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर था। अचानक ट्रैफिक पुलिस की नज़र अनजाने में ट्रैफिक लाइट का इंतजार कर रही ऑडी कार पर पड़ी और अगले ही पल ट्रैफिक पुलिस की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने लाइसेंस प्लेट देखी। ओ 5, भाड़ में जाए, सैन्य वाहन। क्या ये कार नंबर 5 है? हे भगवान, ये दक्षिण पश्चिम गैरिसन आर्मी की नंबर 5 अधिकारी कार है। मुंबई में ये कैसे सामने आया? यातायात पुलिस हैरान और अवाक रह गई। अगले ही पल ट्रैफिक पुलिस वाले आश्चर्यचकित होकर खड़े हो गए, ऑडी कार के पास आकर सीधे खड़े हो गए और कार में बैठे लोगों को सलाम किया। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा मुस्कुरा उठे। वह कार चलाकर सीधे चला गया। ट्रैफिक पुलिस ने जल्दी से इंटरकॉम चैनल पर चिल्लाकर कहा, रिपोर्ट, दक्षिण पश्चिम सैन्य क्षेत्र के नंबर 5 अधिकारी की कार बॉइलिंग रोड पर दिखाई दी।
जब आदित्य वर्मा साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी की नंबर 5 ऑफिसर कार चलाते हुए मुंबई की सीमा पर दिखाई दिए, पूरी मुंबई हिल गई। यातायात पुलिसकर्मी ने तुरंत ही खबर दे दी। क्या साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी की नंबर 5 अधिकारी की कार? हे भगवान, क्या ये कोई बड़ा बॉस हमारी मुंबई का निरीक्षण करने आ रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी आंखें चौंधिया गई हों? इतने बड़े मामले के बारे में मुझे ऊपर से कोई सूचना क्यों नहीं मिली? वॉकी टॉकी पर ड्यूटी पर मौजूद कई अन्य पुलिस अधिकारी जब ये खबर सुन रहे थे तो वे चौंक गए और उन्होंने आश्चर्य से कहा, रिपोर्ट, ये वास्तव में साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी के नंबर 5 अधिकारी की कार है। यह अब गोवानगुआ रोड पर है। लेकिन इसी समय अन्य पुलिस अधिकारियों ने कार को देखकर इंटरकॉम पर इसकी सूचना दी। मुंबई पुलिस स्टेशन के आंतरिक कार्य समूह में से किसी ने इस मामले की फिर से रिपोर्ट की। इस समय मुंबई पुलिस स्टेशन के एक कार्यालय में संजय रेड्डी आराम से कुर्सी पर बैठे सिगरेट पी रहे थे और चाय पी रहे थे। डिंग डिंग डिंग। लेकिन इसी समय अचानक उसकी मेज पर रखा फोन बज उठा, जिससे उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगले ही पल संजय रेड्डी ने फोन उठा लिया। नमस्ते, मैं संजय रेड्डी हूँ। क्या साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी के नंबर 5 ऑफिसर की कार? इतनी बड़ी बात के बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब संजय रेड्डी ने अपने अधीनस्थों से यह रिपोर्ट सुनी कि दक्षिण पश्चिम गार्ड्स आर्मी की नंबर 5 अधिकारी कार यांगिजी नदी के उत्तर में सड़क पर दिखाई दी है, तो संजय रेड्डी अचानक चौंक गए। अभी आप कहाँ हैं? रास्ता साफ करो, जल्दी करो और रास्ता साफ करो। इस कार में बैठा व्यक्ति जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। हमें इस कार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। मैं जल्द ही वहां आऊंगा। संजय रेड्डी ने तुरंत इंतजाम कर दिया। जब ये बड़ा बॉस यात्रा करता है तो उसे दूसरे पक्ष की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होती है, खासकर क्योंकि ये अभी भी मुंबई की सीमा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। संजय रेड्डी शांत नहीं बैठ सके। उन्होंने अपनी पुलिस वर्दी चीखी और फिर बाहर चले गए। ऐसे बड़े आदमी से मिलना अच्छा रहेगा। एक ही समय पर मुंबई में नगर सरकार भवन, फिर से एक कार्यालय में पतलून और सफ़ेद शर्ट पहने, पीछे की ओर खींचे बालों और लाल चेहरे वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति किसी वरिष्ठ व्यक्ति जैसा आभास देता है। और यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से मुंबई का शीर्ष नेता शेंग चांगहे है। शेंग चांगहे अपने कार्यालय की कुर्सी पर बैठे थे, कुछ दस्तावेजों को देख रहे थे और अपने हस्ताक्षर कर रहे थे। डोंग डोंग डोंग। कार्यालय का दरवाजा अचानक बज उठा। अंदर आएं, शेंग चांगहे ने सीधे कहा। अचानक पेशेवर पोशाक में एक महिला अंदर आई। वह लंबी, सुंदर थी और उसका स्वभाव विशेष था, जो शायद कई वर्षों तक एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ रहने के कारण विकसित हुआ था। नेता, महिला ने शेंग चांगहे से चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में घबराहट का भाव था। क्या गलत? शेंग चांगहे ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह खुद को रोक नहीं पाया। उसका सहायक बहुत सक्षम और शांत है। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई। नेताजी, मुझे अभी खबर मिली है कि साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी की नंबर 5 अधिकारी कार मुंबई में हमारे शहरी क्षेत्र में दिखाई दी। महिला ने फिर गहरी आवाज में कहा। क्या साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी की नंबर 5 अधिकारी की कार? शेंग चांगहे अचानक चौंक गए जब उन्होंने महिला की आवाज सुनी। वह कहाँ जा रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। महिला ने अपना सिर हिलाया। जल्दी करो, गाड़ी तैयार करो। शेंग चांगहे सीधे खड़े हुए और महिला को फिर से आदेश दिया। इतना बड़ा नाम उनके क्षेत्राधिकार से होकर गुजरा है। मुंबई का नेता होने के नाते उन्हें हर हाल में उनका चेहरा दिखाना होगा और उनसे परिचित होना होगा। इसके अलावा यह एक दूसरे से दोस्ती करने का भी अवसर है। हाँ, महिला ने जल्दी से सिर हिलाया और तैयार होने के लिए नीचे चली गई। जल्द ही शहर की सरकारी इमारत के गेट पर कई काली फोक्सवैगन कारें बड़े करीने से खड़ी हो गईं, लेकिन उन सभी पर आधिकारिक शब्द लिखा हुआ था। शेंग चांगहे और शहर के सरकारी भवन के वरिष्ठ कर्मचारी एक के बाद एक कार में सवार हो गए और फिर समाचार का अनुसरण करते हुए दक्षिण पश्चिम गार्ड सेना की नंबर 5 अधिकारी कार के स्थान की ओर बढ़ गए। अरे, शहर की सरकारी इमारत में ये बड़े लोग क्या कर रहे हैं? क्या आज कोई विशेष दिन है? क्या कुछ बड़ा हुआ? शहर के सरकारी भवन के बाहर चौक में कुछ लोगों ने ये दृश्य देखा और शोर मचाया। आदित्य वर्मा ने इस नंबर 5 कार को मुंबई की खोई हुई सड़क पर शहर से होकर पश्चिम की ओर चलाया। जल्द ही आदित्य वर्मा स्तब्ध रह गए, क्योंकि उसकी कार के पीछे कई पुलिस कारें थीं। आदित्य वर्मा हैरान हुए बिना नहीं रह सके। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों में हड़कंप मच गया है। ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने कार पर ध्यान दिया है। जब आदित्य वर्मा दोबारा गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने चौराहे पर किसी को लाल बत्ती का इंतजार करते सुना। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। दरअसल 2 और घुड़सवार पुलिस वाहन वहां आ गए और उनके वाहन के सामने आ गए।
कार में सवार 2 पुलिसकर्मियों ने आदित्य वर्मा को सलामी दी और फिर दोनों तरफ से उनके पीछे पीछे चले। आगे चौराहे पर 4 या 5 और यातायात पुलिसकर्मी आ गए और फिर उन्होंने चौराहे के आगे, पीछे, बाएं और दाएं सभी वाहनों को रुकने का आदेश दिया। तभी एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी आदित्य वर्मा की गाड़ी के सामने आया और आदित्य वर्मा को गाड़ी चलाने का इशारा किया। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। ये कुछ ज्यादा ही जोरदार लग रहा था। आदित्य वर्मा, इन पुलिस वालों ने चौराहा बंद कर दिया है और हमें गाड़ी चलाने दे रहे हैं। हे भगवान, ये कार तो बहुत शानदार है। पैसेंजर सीट पर बैठी नेहा कपूर भी ये दृश्य देखकर चौंक गईं। अगला, वे चौराहे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे अभी दृश्य था और कुछ सड़कों को तो सीधे बंद कर दिया गया था और अस्थायी रूप से नियंत्रित किया गया था। कौन सा बड़ा आदमी नीचे आ रहा है? अरे, सड़कें अस्थायी रूप से नियंत्रित हैं। लगता है सारी पुलिस भेज दी गई है। इस दृश्य को देखकर अनगिनत लोग कुछ हद तक आश्चर्यचकित भी हुए। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को लेकर नंबर 5 कार चलाए और उनकी यात्रा सुगम रही। सचमुच बहुत चिकना। पीछे की ओर एक भी लाल बत्ती नहीं थी, सब हरी बत्तियां थीं। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। क्या ये सचमुच इतना गंभीर है? मैं बस वहां से गुजर रहा था। नेहा कपूर के माता पिता का घर उपनगर में है और मैं बस शहर से गुजर रहा था। आदित्य वर्मा ने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की और सीधे नेहा कपूर के माता पिता के घर पहुंच गए। पीछे 7-8 कारें चल रही थीं। शुरुआत में पुलिस की सिर्फ 2-3 गाड़ियां ही थीं, लेकिन एक समय पर कई काली फोक्सवैगन गाड़ियां भी पीछे पीछे आ गईं, जिनमें से एक पुलिस की गाड़ी के ठीक सामने आ गई और आदित्य वर्मा की 5वीं नंबर की गाड़ी के बिल्कुल पीछे आ गई। इस काले रंग की फोक्सवैगन की लाइसेंस प्लेट वास्तव में 00001 नंबर की थी, लेकिन यह एक साधारण लाइसेंस प्लेट थी, सैन्य वाहन नहीं। यह मुंबई की नंबर 1 कार है। हे भगवान, ये तो मुंबई के शीर्ष नेता की कार है। यहाँ तक कि हमारे मुंबई के शीर्ष नेता ने भी इसका अनुसरण किया। ये दृश्य सचमुच भयावह है। यहाँ तक कि हमारी मुंबई की नंबर 1 कार भी गैरिसन सेना के नंबर 5 कमांडर के पीछे पीछे चल रही थी। ये सचमुच बहुत भयावह है। आदित्य वर्मा ने भी रिफ्लेक्टर के माध्यम से अपने पीछे नंबर 1 मुंबई कार को देखा और वह बहुत अवाक रह गए। हमारे मुंबई के बॉस भी घबरा गए। हमें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से दक्षिण पश्चिम गार्ड्स आर्मी के इस नंबर 5 वाहन में इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा थी। वास्तव में ये सामान्य बात है। ग्रेट इंडिया के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी न केवल मुंबई की चौकी है, बल्कि मुंबई जैसे दक्षिण पश्चिम के दर्जनों शहरों की भी चौकी है। इस चौकी का 5वां अधिकारी स्वाभाविक रूप से मुंबई में कोई बड़ा नाम नहीं रखता। तुलनीय। आदित्य वर्मा ने अपने पीछे आ रही कारों को नजरअंदाज कर दिया और उपनगरों की ओर पश्चिम की ओर चल पड़े। मैंने सोचा कि कुछ देर तक पीछा करने के बाद मेरे पीछे वाली गाड़ियां अलग अलग निकल जाएंगी। हालांकि आदित्य वर्मा की गणना गलत हो गई। ये कारें वास्तव में नेहा कपूर के माता पिता के विला क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक उनका पीछा करती रहीं। वे ऐसा तो नहीं करेंगे, है न? नेहा कपूर ने फिर आश्चर्य से कहा। मुझे बिल्कुल नहीं पता। आदित्य वर्मा ने अपना सिर हिलाया, लेकिन तुरंत रुक गए। लेकिन इसी समय पीछे की गाड़ियां भी रुक गईं। क्या बकवास है। दक्षिण पश्चिम गार्ड्स आर्मी की नंबर 5 कार, मुंबई की नंबर 1 कार और नंबर 2 कार सभी यहाँ हैं। कुछ बड़ा हुआ है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या हुआ? जब ये कारें यहाँ आईं तो यहाँ के लोग हैरान रह गए। अगले ही पल मुंबई की नंबर 1 कार से शेंग चांगहे उतरे। संजय रेड्डी भी पीछे वाली पुलिस की गाड़ी से उतरकर शेंग चांगहे के पीछे चल पड़े। मुंबई के कुछ और बॉस भी कई दूसरी गाड़ियों से उतरे, शेंग चांगहे के पीछे पीछे। तभी शेंग चांगहे मुंबई से 7 या 8 बड़े आदमियों के साथ आगे आए और दक्षिण पश्चिम गार्ड्स आर्मी की नंबर 5 कार के पास इंतजार करने लगे। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा अवाक रह गए। तभी आदित्य वर्मा ने दरवाजा खोला और उसे सीधे ले गए। जब शेंग चांगहे और अन्य लोगों ने देखा कि ऐसा युवक कार से बाहर निकला है, तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर आईं। एक युवक नीचे क्यों आया? इसके अलावा इस युवक ने सैन्य वर्दी नहीं पहनी थी और वह थोड़ा पतला भी दिख रहा था, किसी सैनिक जैसा नहीं। ये स्थिति क्या है? क्या ये ड्राइवर हो सकता है? शेंग चांगहे और अन्य लोगों ने खुले कार के दरवाजे से अंदर देखा। वहां सिर्फ एक ही खूबसूरत औरत थी और कोई नहीं। ये खूबसूरत औरत थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। जरूर उसने उसे कहीं देखा होगा। क्या वे सब गलत हैं? क्या साउथ वेस्ट गार्ड्स का नंबर 5 बॉस यहाँ नहीं बैठा है? लेकिन ये बच्चा कौन है? चूंकि ये 5वीं नंबर की गाड़ी चला सकता है, तो जाहिर है 5वीं नंबर के बॉस से इसका कोई न कोई रिश्ता जरूर होगा और इसकी पहचान भी शायद कोई साधारण नहीं है। शेंग चांगहे ने अपने दिल में सोचा, यह आप क्यों हैं? लेकिन तभी शेंग चांगहे के पीछे से एक हैरान कर देने वाली आवाज आई।
सबने उस आवाज़ का अनुसरण किया और देखा कि वह असल में संजय रेड्डी था। संजय रेड्डी को यह उम्मीद नहीं थी कि नंबर 5 कार से उतरने वाला व्यक्ति वास्तव में यही लड़का था। वह इस लड़के को जानता था। पिछली बार जब उसने भागे हुए कैदी को पकड़ा था तो इसी लड़के ने सुराग दिए थे। बूढ़े वांग, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? शेंग चांगहे ने तुरंत संजय रेड्डी से पूछा। ओ सिंहासन, नमस्ते। आदित्य वर्मा चौंके और बोले, हेलो भाई शेंग, इस लड़के का नाम आदित्य वर्मा है। जब हमने फरार कैदी को गिरफ्तार किया था तब इसी ने सुराग दिए थे। 2 दिन पहले मुंबई ब्रिज पर जो हादसा हुआ था उसमें इसी लड़के ने बहादुरी से काम लिया था और यात्रियों से भरी एक कार को बचाया था। संजय रेड्डी ने तुरंत कहा। ओह, तो आप आदित्य वर्मा हैं। शेंग चांगहे ने संजय रेड्डी की बातें सुनी तो उसकी आंखों में अचानक आश्चर्य के भाव उभर आए। उसे ये दोनों बातें पता थीं, खासकर उस समय की जब उसने पुल पर लोगों से भरी एक गाड़ी को बचाया था और यह खबर सुर्खियों में थी। उस समय उसे आदित्य वर्मा का नाम याद आया था। अप्रत्याशित रूप से उनके सामने जो युवक था वह आदित्य वर्मा था। आदित्य वर्मा, आइए मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये हैं मुंबई में हमारे नंबर 1 बॉस शेंग चांगहे और ये हैं सोंग चांगजियांग। संजय रेड्डी ने आदित्य वर्मा से दोबारा बात की और उनका परिचय आदित्य वर्मा से कराया। वैसे आदित्य वर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कार किसकी है? तुम ये कार क्यों चला रहे हो? संजय रेड्डी ने आदित्य वर्मा से फिर पूछा। ये कार मेरी नहीं है, इसे लॉन्गजी नाम के एक आदमी ने अस्थायी रूप से बदल लिया था। मैं अभी शहर से गुजर रहा था। आदित्य वर्मा ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे तौर पर कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि चाचा शेंग, सिंहासन। आदित्य वर्मा के बोलने से पहले ही एक महिला भी कार से बाहर निकली और शेंग चांगहे और संजय रेड्डी को आवाज लगाए। ओह, क्या आप ईजेकोक्स ग्रुप से श्री नेहा कपूर हैं? संजय रेड्डी ने नेहा कपूर को पहचान लिया और उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। इस समय शेंग चांगहे ने भी अपनी आंखें चौड़ी की, इसके बारे में सोचा और तुरंत कहा, क्या आपके पिता राघव शर्मा हैं? नेहा कपूर ने सिर हिलाया। शेंग चांगहे को अचानक समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे यह औरत जानी पहचानी लगी। वह तो उसके दोस्त की बेटी निकली। चाचा शेंग, सिंहासन, यह मेरा घर है। मेरे माता पिता यहाँ वहाँ रहते हैं। क्यों न हम अंदर जाकर साथ बैठें? नेहा कपूर ने शेंग चांगहे और अन्य लोगों को आमंत्रित करते हुए फिर कहा। ठीक है, चूंकि तुम पहले से ही यहाँ हो तो चलो बैठते हैं, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है। मैं बाद में इसकी भरपाई कर दूंगा। हाँ। शेंग चांगहे ने नेहा कपूर की बातें सुनी और मना नहीं किया। हालांकि यह मुलाकात असल में खाली हाथ थी और मैंने कोई उपहार नहीं खरीदा। मैं अभी भी थोड़ा शर्मिंदा था, इसलिए शेंग चांगहे ने बाद में इसकी भरपाई करने का वादा किया। इसलिए लोगों का एक समूह सीधे वहां पहुंचा। आंगन में बूढ़ा आदमी एक आराम कुर्सी पर आराम कर रहा था और राघव शर्मा, लीलियानिंग और अन्य लोग उसके बगल में बैठे थे। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? ये रोन बूढ़े आदमी से पूछे। बिना नहीं रह सका। चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य वर्मा द्वारा उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार करने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। नेहा और बाकी लोग जल्द ही वापस आ जाएंगे, है ना? ये रोन ने कई बार कहते हुए फिर कहा। ये जल्द ही होना चाहिए, जल्द ही। इसमें पूरा दिन लग जाएगा। समय का हिसाब लगाते हुए अब आगे पीछे जाने का समय हो गया है, राघव शर्मा ने भी कहा। जैसे ही राघव शर्मा ने बोलना समाप्त किया, गेट के बाहर से एक कार की आवाज आई। कई लोगों की आंखें अचानक चमक उठीं और फिर उन्होंने दरवाजे की ओर देखा। मैंने पहले एक काले रंग की ऑडी कार को आते देखा। राघव शर्मा ने आश्चर्य से आवाज निकाली। ये साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी की नंबर 5 कार है। ये हमारे घर क्यों आए? बूढ़े आदमी ने भी कार देखी, नंबर प्लेट देखी और चौंक कर कहा, आपके पीछे मुंबई की नंबर 1 कार है। क्या ये शेंग चांगहे की कार नहीं है? ये भी यहाँ क्यों है? मुंबई से कार नंबर 2 और 3 भी हैं। अलावा क्या चल रहा है? राघव शर्मा ने अपनी विला के आंगन में आती कारों को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और हैरान रह गए। उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी भी हैरान रह गया। जहां तक लिलियानिंग और ये रोन की बात है तो वे थोड़े भ्रमित थे। जब आदित्य वर्मा दक्षिण पश्चिम गार्ड आर्मी के नंबर 5 अधिकारी की कार को किन परिवार के विला के आंगन में वापस ले गए, जिसके पीछे मुंबई से नंबर 1, नंबर 2 और पुलिस की कारें भी थीं, तो सोमनाथ कपूर, राघव शर्मा और अन्य लोग हैरान रह गए। क्या हो रहा है? इन बड़े लोगों की सभी कारें उनके किन परिवार के पास क्यों आईं? राघव शर्मा और बूढ़े व्यक्ति ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देख सकते थे। अगले ही पल कार का दरवाजा खुलता है।
पिताजी, माँ, दादाजी, दादी, हम वापस आ गए हैं। नेहा कपूर और आदित्य वर्मा 5 नंबर कार से उतरे और नेहा कपूर ने तुरंत राघव शर्मा और अन्य लोगों को आवाज लगाई। नेहा, क्या ये सचमुच तुम हो? इस कार के साथ क्या हो रहा है? जब राघव शर्मा ने देखा कि साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी के नंबर 5 अधिकारी की कार से उतरने वाले लोग वास्तव में आदित्य वर्मा और उसके 2 आदमी थे, तो राघव शर्मा के दिल में उथल पुथल मच गई और उसने अचानक आश्चर्य से पूछा, अरे, बात कुछ ऐसी है। साउथ वेस्ट गार्ड्स के अंकित सेन नाम के आदमी ने कहा कि उनके पुराने कमांडर भी गंभीर रूप से बीमार हैं और चाहते हैं कि आदित्य वर्मा उनकी सेना में चले जाएं और फिर अपनी कार हमारी कार से बदल लें। एक पल के लिए नेहा कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे धीरे संक्षेप में पहले हुई कुछ बातें बताईं। क्या साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी का अंकित सेन? असल में वही है, लेकिन इस समय श्री किन ने नाम सुना तो वह फिर से चौंक गए। पिताजी, क्या आप उसे जानते हैं? राघव शर्मा को नाम के बारे में कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर किन की बात सुनकर वह हैरान रह गए और तुरंत पूछ लिया, गैरिसन के कमांडर नंबर 5, आपको अपने कंधों पर गेहूं की बालियां ढोने के लिए 1 स्टार मिलेगा। उन्होंने वास्तव में अपनी पहल पर आपको अपनी कार उधार दी थी। सोमनाथ कपूर को यह बात अविश्वसनीय लगी कि वह इतने बड़े व्यक्ति से दोस्ती नहीं कर सके। लेकिन इस समय कुछ लोग पीछे की कारों से भी बाहर निकल आए। जब उन्होंने इन लोगों को नीचे आते देखा तो सोमनाथ कपूर, राघव शर्मा और अन्य लोगों के दिलों में गहरी भावनाएं उमड़ आईं। जब उन्होंने नंबर प्लेट देखी तो उन्हें इन कारों पर बैठे लोगों की याद आ गई। निश्चित रूप से मुंबई के प्रथम इन कमांड, द्वितीय इन कमांड और मुंबई पुलिस विभाग के प्रथम इन कमांड। वे सभी बड़े लोग हैं और वे वास्तव में एक साथ आए हैं। हम यहाँ एक विशिष्ट अतिथि के रूप में आपका स्वागत करने के लिए आए हैं। श्री कपूर ने सीधे कहा। हाँ, मिस्टर किन मजाक कर रहे हैं। हमारा अचानक आना परेशान करने वाला होगा। मिस्टर किन की तबीयत इन दिनों कैसी है? शेंग चांगहे ने सीधे कहा। ठीक है, मैं कुछ समय तक नहीं मरूंगा। किन परिवार अचानक जीवंत हो गया। मुंबई से बड़े बड़े बॉस एक साथ मिलने आए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका अच्छा मनोरंजन होना चाहिए था। ये शेंग चांगहे और अन्य लोगों के साथ संबंधों को गहरा करने का एक दुर्लभ अवसर भी है। शेंग चांगहे और अन्य लोग यहाँ घरेलू भोजन करने के लिए भी रुके। इस दौरान शेंग चांगहे और अन्य लोग समय समय पर आदित्य वर्मा की पहचान के बारे में पूछते रहे। शेंग चांगहे और अन्य लोगों की नज़र में ये युवक उनके ध्यान का केंद्र था। वह युवक जो दक्षिण पश्चिम गार्ड सेना की नंबर 5 अधिकारी कार को वापस चला सकता है, निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं है और उसका भविष्य असीमित है। जब राघव शर्मा, सोमनाथ कपूर और अन्य लोगों ने सुना कि शेंग चांगहे ने गलती से आदित्य वर्मा द्वारा चलाई जा रही कार का पीछा किया था, तो उनके दिलों में उथल पुथल मच गई और आदित्य वर्मा को देखने वाली उनकी निगाहें फिर से बदल गईं। ये बच्चा जहां भी जाता है सचमुच चमकता है। खाना खाने के बाद शेंग चांगहे और बाकी लोग फिर चले गए। जाते समय उन्होंने आदित्य वर्मा के पास अपने फ़ोन नंबर भी छोड़ दिए, ये कहते हुए कि अगर मुंबई में कुछ भी हुआ तो वे किसी भी समय उनसे संपर्क कर सकते हैं। आदित्य वर्मा थोड़ा हंसना चाहता था। वह एक साधु था। अगर यह कोई ऐसी बात है जिसे वह हल नहीं कर सकता तो शेंग चांगहे के साथ भी वह इसे हल नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष एक दूसरे को जानने में रुचि रखता था और आदित्य वर्मा ऐसा करने में खुश थे। शेंग चांगहे और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि आदित्य वर्मा एक भिक्षु थे, लेकिन उन्हें लगा कि आदित्य वर्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। शेंग चांगहे और अन्य लोगों के चले जाने के बाद आदित्य वर्मा ने कार की डिक्की से 100 साल पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम निकाला। कितना बड़ा गैनोडर्मा है। मैं इतने वर्षों से जीवित हूं और मैंने कभी इतना बड़ा गैनोडर्मा ल्यूसिडम नहीं देखा। क्या ये 100 साल पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम है? जब सोमनाथ कपूर और अन्य लोगों ने इस गैनोडर्मा ल्यूसिडम को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए और अपनी खुशी को छिपा नहीं सके। बूढ़े आदमी, चलो अंदर चलें और बाथरूम चलें। आदित्य वर्मा ने श्री किन से फिर कहा। हम बाथरूम? सोमनाथ कपूर और अन्य लोग आदित्य वर्मा की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गए, खासकर नेहा कपूर, जिन्होंने चौड़ी आंखों से आदित्य वर्मा को देखा। क्या एक वयस्क व्यक्ति ने वास्तव में एक अन्य वृद्ध व्यक्ति को शौचालय जाने के लिए बुलाया? हे भगवान, आप बाथरूम में क्या कर रहे हैं? क्या इन्हें एक साथ नहीं धोया जाएगा? उस दृश्य की कल्पना करना ही असहनीय है। आदित्य वर्मा, उसने तुरंत पूछा। ये बात उसे कहाँ सूझी? तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हारे दादाजी से कहा था कि वे बाथरूम में जाकर गैनोडर्मा ल्यूसिडम को पानी में भिगो दें और फिर वे पानी में बैठेंगे और गैनोडर्मा ल्यूसिडम के औषधीय प्रभावों को सोखेंगे। कोई रास्ता नहीं है कि बूढ़ा आदमी इतना बड़ा गैनोडर्मा पौधा चबाकर खा सके, है ना? ये कब तक चलेगा?
इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस गैनोडर्मा ल्यूसिडम को सीधे पानी में भिगोया जाए, इसके अमृत सार को पानी में पिघलाया जाए और फिर बूढ़े व्यक्ति को औषधीय प्रभाव को अवशोषित करने के लिए सार अमृत में स्नान कराया जाए और इसे अपनी ताकत के साथ मिलाकर शरीर में अमृत को अवशोषित किया जाए। उसके सभी घाव ठीक हो गए। कुआं नेहा कपूर एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, बस इतना ही। ऐसी स्थिति में आदित्य वर्मा, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। उनके बगल में राघव शर्मा ने भी कहा। ऐसा कहकर अंकल कपूर आप समझ से बाहर हैं। चूंकि दादा कपूर नेहा के दादा हैं तो स्वाभाविक रूप से वे मेरे दादा भी हैं और मेरे बड़े भी। क्या ये काम मुझे नहीं करने चाहिए? आदित्य वर्मा फिर मुस्कुराए। फिर आदित्य वर्मा और श्रीकिन सीधे कमरे में चले गए। बाथटब में गर्म पानी भरा हुआ था, भाप निकल रही थी, कम से कम 70 या 80 डिग्री। यदि तापमान अधिक है तो गैनोडर्मा ल्यूसिडम का औषधीय प्रभाव तेजी से पिघल जाएगा और बूढ़ा आदमी एक योद्धा है, उसका शरीर स्वभाव का है और यह असाधारण भी है, इसलिए 70 या 80 डिग्री के गर्म पानी का सामना करना कोई समस्या नहीं है। जल्द ही आदित्य वर्मा ने गैनोडर्मा ल्यूसिडम को फिर से पानी में फेंक दिया। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा की साधना शक्ति चल पड़ी और फिर उन्होंने गैनोडर्मा ल्यूसिडम के सार को पानी में पिघलाने की शक्ति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद विशाल गैनोडर्मा ल्यूसिडम त्वचा की एक परत बन गया और इसमें निहित आध्यात्मिक औषधि का सार पानी में पिघल गया और एक अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा पानी से तैरने लगी। दादाजी कपूर अब अंदर जाइए, आदित्य वर्मा ने फिर सीधे श्रीकिन से कहा। अचानक श्रीकिन, जिन्होंने अपने कपड़े उतार दिए थे और केवल एक जोड़ी शॉर्ट्स पहने हुए थे, सीधे पानी में कूद गए। स्विश स्विश स्विश। इस समय आदित्य वर्मा ने साधना की शक्ति को नियंत्रित किया और बाथटब में आध्यात्मिक औषधि के सार को सोमनाथ कपूर के शरीर में जाने के लिए नियंत्रित किया। मूल रूप से सोमनाथ कपूर, जो सिर्फ एक योद्धा थे, इन सार को सीधे अवशोषित नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही आदित्य वर्मा के शरीर की आध्यात्मिक शक्ति बाथटब में आध्यात्मिक तरल में मिश्रित हुई, ये सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गई। ये आध्यात्मिक औषधियां भी बूढ़े आदमी किन के शरीर द्वारा अवशोषित होने लगीं। बाथरूम में जब इन अमृतों का सार श्रीकिन के शरीर में प्रवेश किया तो श्रीकिन दर्द से चीखने से खुद को रोक नहीं सके। दर्द, हृदय विदारक पीड़ा। श्री कपूर को ऐसा महसूस हुआ कि योद्धा के रूप में उनका शरीर टुकड़े टुकड़े होने वाला है और दर्द बहुत तीव्र था। इतना ही नहीं, बल्कि अत्यंत हिंसक अनुभव वृद्ध व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर रहा है। गर्म। श्री कपूर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर में फिर से आग लग गई हो। दादाजी कपूर, आदित्य वर्मा ने सोमनाथ कपूर से फिर कहा, ये सदियों पुराने गैनोडर्मा ल्यूसिडम का अमृत सार है। यह अत्यंत समृद्ध है और इसमें शक्तिशाली जीवन शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति आदि समाहित हैं। जब तक बूढ़ा व्यक्ति इस अमृत का सार ग्रहण करता रहेगा, तब तक बूढ़े व्यक्ति की चोटों के ठीक होने में कोई समस्या नहीं आएगी और आगे भी सुधार हो सकता है। फुफकार। आदित्य वर्मा की बात सुनकर बूढ़े की चीखें बंद हो गईं। उसने दांत भींच लिए, दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया, पर वह चीखा नहीं। बूढ़ा व्यक्ति अपनी आंखें कसकर बंद करके बैठा था, अमृत के सार में नहा रहा था और आदित्य वर्मा के नियंत्रण में उसे बलपूर्वक अवशोषित कर रहा था। यद्यपि ये दुखदायी है, लेकिन यह एक अवसर भी है। जल्द ही इन अमृतों के सार के परिचय के साथ बूढ़े व्यक्ति के शरीर में कई वर्षों से मौजूद चोटें, जिनमें टूटे हुए फेफड़े, क्षतिग्रस्त हृदय की नसें आदि शामिल थीं, सभी ठीक हो गईं। इतना ही नहीं, इसे लगातार मजबूत भी किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे ही इन अमृतों और आध्यात्मिक शक्ति का सार वृद्ध व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया, मांस, शिरोबिंदु, रक्त और हड्डियों में मौजूद कुछ सूक्ष्म अशुद्धियां भी वृद्ध व्यक्ति के शरीर से साफ हो गईं। शरीर को तड़का लगाने वाला बूढ़े आदमी का भौतिक शरीर फिर से रूपांतरित हो गया। कुछ ही देर बाद जब बाथटब का सारा अमृत तत्व बूढ़े आदमी द्वारा अवशोषित कर लिया गया, तो बूढ़े आदमी ने अचानक अपनी आंखें फिर से खोल दीं। वे आंखें चमकदार और ऊर्जा से भरी थीं और उनसे भयंकर प्रकाश निकल रहा था। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति के शरीर की सभी चोटें ठीक हो गईं। इसके अलावा बूढ़े व्यक्ति का भौतिक शरीर अधिक शक्तिशाली हो गया और उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया और तरोताजा हो गया। मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने अपने शरीर की स्थिति को महसूस किया और उसका पूरा शरीर उत्तेजित हो गया और वह अविश्वसनीय उत्साह से भर गया। उसकी सभी चोटें ठीक हो गई हैं और उसका भौतिक शरीर एक कदम आगे बढ़कर एक जन्मजात योद्धा के शिखर पर पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है कि वह किसी भी समय सफलता प्राप्त कर सकता है और जब तक वह इस मार्ग को पार कर लेता है, वह एक सच्चा साधु बन सकता है। चौंकाने वाला। बूढ़ा आदमी भी हैरान था। आदित्य वर्मा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़े ने कृतज्ञतापूर्वक आदित्य वर्मा से फिर कहा,
अगर आदित्य वर्मा न होता तो वह मर चुका होता और ऐसा न होता। इस समय सोमनाथ कपूर दीप्तिमान लग रहे थे और मानो 70 साल के हों। उनके पहले जैसे पीले बाल फिर से काले हो गए थे और वे 20 साल छोटे लग रहे थे। आदित्य वर्मा के माथे पर भी पसीना आ गया। अभी अभी निरंतर आध्यात्मिक शक्ति के उत्पादन ने आदित्य वर्मा को थोड़ा थका हुआ महसूस कराया, लेकिन यह इसके लायक था। जब कमरे का दरवाजा दोबारा खोला गया तो नेहा कपूर और अन्य लोगों की नज़रों में आदित्य वर्मा और सोमनाथ कपूर दिखाई दिए। दादाजी, आप जवान हो गए हैं। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? ये सचमुच आश्चर्यजनक है। नेहा कपूर और बाकी लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं और वे अविश्वास से बोले। इस पल में उस बूढ़े व्यक्ति में जबरदस्त बदलाव आ गए थे, मानो वह एक अलग ही इंसान बन गया हो। हाँ, ठीक है, सब कुछ हो गया। बूढ़ा आदमी भी थोड़ा खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, जीवित रहना अच्छा है। आदित्य वर्मा, धन्यवाद। हाँ आदित्य वर्मा, आपका धन्यवाद। नेहा कपूर और अन्य लोगों ने आदित्य वर्मा को पुनः धन्यवाद दिया। हम सब अपने अपने लोग हैं, बस धन्यवाद कह दीजिए और आपको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, आदित्य वर्मा ने फिर कहा। और फिर अचानक उसे याद आया कि कार की डिक्की में कुछ अच्छी चीज़ें हैं। वैसे कार में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, मेरा इंतज़ार करो। थोड़ी देर बाद आदित्य वर्मा मुट्ठी भर हरी पत्तियां लिए हुए फिर से अंदर आए। यह क्या है? राघव शर्मा और ये रोंग आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि आदित्य वर्मा के हाथ में क्या है। लेकिन उस समय जब बूढ़े व्यक्ति ने इन पत्तों को देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने इन पत्तों में भरी हुई शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। आध्यात्मिक चाय, और यह कुछ उस बड़े पेट की थैली जैसी ही लग रही थी जिससे उसने पहले चाय पी थी। अरे दादाजी, माता पिता, आदित्य वर्मा ने कहा कि यह सदी पुराने चाय राजा का बड़ा पेट बैंड है। आदित्य वर्मा कुछ बोल पाते इससे पहले ही बगल में खड़ी नेहा कपूर अपने माता पिता और दादाजी को देखकर हंस पड़ी और सीधे बोली, क्या यह एक बड़ा बेली बैंड है? सदियों पुराना चाय का राजा। नेहा कपूर की बातें सुनकर सोमनाथ कपूर और अन्य लोग फिर से चौंक गए और उनके मुंह से आह निकल गई। 100 साल पुरानी आध्यात्मिक घासौर, इतने सारे। सोमनाथ कपूर की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और उन्होंने आदित्य वर्मा की ओर इशारा करते हुए पूछा, बेटे, क्या ये सचमुच एक सदी पुराना बेली बैंड है? तुम कहाँ से आए हो? आदित्य वर्मा ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, मैं भाग्यशाली था, मुझे लाओजुन पर्वत पर एक दिखाई दिया तो मैंने उसे तुरंत उठा लिया। आइए दादाजी कपूर, ये आपके लिए हैं। आदित्य वर्मा ने सीधे ही सदियों पुराने बेली बैंड्स का ये बड़ा संग्रह मेज पर रख दिया। ये बहुत ज्यादा है, यह अस्वीकार्य है। बूढ़ा आदमी मना करना चाहता था, लेकिन वह वास्तव में शर्मिंदा था कि आदित्य वर्मा ने उसकी जान बचाई थी और अब वह आदित्य वर्मा का सदियों पुराना चाय राजा बेली बैंड चाहता था। और नहीं, मेरे पास अभी भी और है, आदित्य वर्मा ने पुनः कहा। दादाजी, इसे ले लीजिए, यह अभी भी उनके पास है। नेहा कपूर ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। सोमनाथ कपूर ने फिर आह भरी, ओह नेहा, हमारा परिवार आदित्य वर्मा का बहुत ऋणी है। ये सदियों पुराना चाय का बादशाह बिग डूडू तो इससे भी ज्यादा हकदार है। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, है ना, मैं अब ये ब्रेडलिंगटी बेली बैंड नहीं ले सकता। उनके बगल में राघव शर्मा ने भी कहा, दादाजी, बस ले लीजिए, उनके पास सचमुच बहुत सारा है। नेहा कपूर भी अवाक रह गईं। आदित्य वर्मा ने उनमें से बहुत सारे चुन लिए थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से आदित्य वर्मा को चुनकर देखा था और उन्हें लगा कि आदित्य वर्मा के साथ विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादा कपूर, चाचा कपूर, अगर आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं तो इसे स्वीकार करें। ये सिर्फ एक छोटा सा पेट बैग है, ये कुछ भी नहीं है। आदित्य वर्मा ने फिर गहरी आवाज में कहा, ओह ठीक है। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने फिर आह भरी। फिर उसने फिर कहा, ऐसी स्थिति में तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। बूढ़े आदमी। बातचीत बदल गई। हालांकि हमारे किन परिवार को इस दयालुता का बदला चुकाना होगा। नेहा, आपको भविष्य में आदित्य वर्मा के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, श्री कपूर ने फिर कहा। ये सुनकर नेहा कपूर फिर से दंग रह गईं। यह क्या है? अब से आदित्य वर्मा के साथ अच्छा व्यवहार करना, क्या यह उससे एहसान चुकाने के लिए कहा जा रहा है? नेहा, आज रात तुम अपनी माँ के पास क्यों नहीं सो जाती? आदित्य वर्मा तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोएगा। नेहा, आज रात तुम अपनी माँ के पास क्यों नहीं सो जाती? आदित्य वर्मा तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोता है। राघव शर्मा ने यही कहा। रात हो चुकी थी और वह सोने के लिए वापस स्टडी रूम में नहीं जाना चाहता था। वैसे आदित्य वर्मा जैसा भला आदमी कहाँ मिलेगा?
पहले तो उसने उस बुजुर्ग की जान बचाई और फिर उन्हें ढेर सारी ताज़ा ब्रेकलिंग चाय और बिग डूडू चाय पिलाई। और तो और आदित्य वर्मा बड़े बड़े लोगों के लिए एक कद्रदान थे, वो इतने अमीर और दिखने में अच्छे थे। ऐसा आदर्श पुरुष पाना सचमुच कठिन है। इसलिए राघव शर्मा ने उम्मीद जताई कि नेहा कपूर और आदित्य वर्मा जल्द से जल्द सकारात्मक परिणाम हासिल करेंगे। पिताजी, आपने क्या कहा? जब नेहा कपूर ने राघव शर्मा की बातें सुनी तो उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों और अविश्वास से राघव शर्मा को देखा। पहले तो मैंने खुद से कहा कि भविष्य में आदित्य वर्मा के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी और अब मैं सीधे आदित्य वर्मा की बाहों में जा रही हूं। नेहा कपूर का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया और उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूं। इस समय आदित्य वर्मा ने कमजोर स्वर में कहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह अकेले सोता है या दो लोगों के साथ। नेहा कपूर ने आश्चर्य से आदित्य वर्मा को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसका सुंदर चेहरा और भी लाल हो गया, यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी लाल हो गई। वह बहुत चमकदार थी। मैं तुम्हें अनदेखा कर रहा हूँ, नेहा कपूर ने सीधे तौर पर कुछ कहा, फिर भागकर अपने कमरे में चली गईं। टकराना भी एक स्पष्ट आवाज आए और दरवाज़ा बंद हो गया। हर कोई एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। देखो, ये लड़कियां बहुत पतली हैं। दोनों जवान हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? आदित्य वर्मा, इसकी चिंता मत करो। तुम बाद में अंदर जा सकते हो। आंटी के पास चाबी है। लेकिन इस समय ये रोंग ने आदित्य वर्मा से फिर कहा। आदित्य वर्मा। जैसे ही आदित्य वर्मा इस बारे में सोच रहा था, वह चुपचाप कमरे में घुस गया। आदित्य वर्मा का मोबाइल बज उठा और वह एक व्हाट्सएप संदेश था। आदित्य वर्मा, क्या तुम आज वापस नहीं आ रहे हो? ये समाचार वास्तव में ये शियुन द्वारा भेजा गया था। इस समय ये शियुन कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन वह करवटें बदल रही थी लेकिन सो नहीं पा रही थी, और उसकी आंख के नीचे अभी भी एक बड़ा काला घेरा था। कल रात वह पूरी रात इंतजार करती रही, लेकिन आदित्य वर्मा वापस नहीं आया। बिना सोचे समझे ये शियुन अनुमान लगा सकता था कि आदित्य वर्मा कहाँ सो रहा है। क्या वे दोनों वास्तव में उस बिंदु तक विकसित हो चुके हैं? उसे पता नहीं क्यों, पर इससे उसे बहुत असहज और उलझन भरा एहसास होता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे उससे कुछ छीन लिया गया हो जो उससे छीन लिया जाना चाहिए था। आज भी दिन में कक्षा में समय समय पर उसका ध्यान भटकता रहा। कक्षा के बाद ये शियुन तुरंत वापस आ गया, लेकिन आदित्य वर्मा अभी भी वापस नहीं आया। वह इंतजार करती रही और अब तक आदित्य वर्मा वापस नहीं आया था। इसलिए ये शियुन अंततः आदित्य वर्मा को व्हाट्सएप संदेश भेजने से खुद को नहीं रोक सकी। वह नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही है। खैर, मुझे कुछ समस्या का सामना करना पड़ा है, इसलिए मैं यहीं रुक रहा हूँ। मुझे कल दक्षिण पश्चिम गैरिसन जाना है और हो सकता है कि मैं वापस ना आऊँ। आदित्य वर्मा ने सीधे जानकारी को संपादित किया और ये शियुन को भेज दिया। अच्छी तरह से ठीक है। हालांकि ये शियुन ने केवल 3 शब्दों में जवाब दिया और कुछ नहीं हुआ। आदित्य वर्मा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने के लिए कमरे में जाने ही वाला था। आदित्य वर्मा ने चुपचाप नेहा कपूर के कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा बंद नहीं था और सीधे आदित्य वर्मा ने ही खोला। कमरे में नेहा कपूर बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी, मानो सो रही हों। हालांकि लाइटें नहीं जल रही थीं, लेकिन आदित्य वर्मा की नज़र में इस कमरे का दृश्य लगभग दिन जैसा ही था। कितनी सुंदर औरत बिस्तर पर लेटी हुई है, बहुत ही आकर्षक। आदित्य वर्मा ने कोई आवाज़ नहीं की, धीरे धीरे अंदर चले गए और फिर बिस्तर के पास आ गए। लेकिन इस समय क्लिक करें, लाइटें जल रही हैं। आप क्या करना चाहते हैं? नेहा कपूर ने अपना सिर सीधा घुमाया, आदित्य वर्मा को घूरा और बड़ी सतर्कता से कहा। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। जाहिर है मैं सो रहा हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ? आदित्य वर्मा ने सीधे कहा। तुम्हें बिस्तर पर जाने की इजाज़त नहीं है। अगर तुम सोना चाहते हो तो ज़मीन पर सो जाओ, अलमारी में कंबल रखे हैं। नेहा कपूर ने फिर ठंडे स्वर में कहा और फिर से हिमशैल देवी बन गईं। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि किसी भी मर्द को जल्दी या आसानी से अपने पास न आने दे। उसे आदित्य वर्मा से दूरी बनाकर रखनी होगी और उसे अपने बिस्तर पर सोने नहीं देना होगा। इसके अलावा उन दोनों के बीच प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता अभी भी दिखावा है, कम से कम तब तक जब तक कि रिश्ते की सही पुष्टि नहीं हो जाती। इसके अलावा आदित्य वर्मा ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। उसे क्या पता था कि जब वह आई थी तो उसकी माँ ने उसे बेच दिया था। नेहा कपूर का ठंडा लुक देखकर आदित्य वर्मा फिर से दंग रह गए। खैर, फर्श असुविधाजनक है और बिस्तर भी काफ़ी बड़ा है। क्या मैं थोड़ा सा जगह ले सकता हूँ? आदित्य वर्मा ने फिर से कमज़ोर स्वर में कहा। वह इसके लिए लड़ना चाहता था। नहीं,
नेहा कपूर ने साफ मना कर दिया और उसका खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये पहली बार था जब वह किसी पुरुष के साथ एक ही कमरे में थी। अगर वह एक ही बिस्तर पर सोना चाहती तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सचमुच थोड़ा सा ही है, चिंता मत करो। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? आदित्य वर्मा ने फिर बेशर्मी से कहा। उसकी आंखों में दयनीय भाव था। जब नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा का रूप देखा तो वह झिझकने लगी। वहाँ नाटक है। अरे, क्या तुम्हारा दिल है कि तुम मुझे जमीन पर सोने दोगे? मैंने आज ही लाओजुन पर्वत पर चढ़ाई की है और मेरी पीठ और पैर दर्द कर रहे हैं। आदित्य वर्मा ने फिर से आह भरी और चेहरे पर उदासी के भाव के साथ कहा। ठीक है, तुम ऊपर आकर सो सकते हो, लेकिन हिलना मत। अंततः नेहा कपूर ने समझौता कर लिया। आदित्य वर्मा बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने अपने कपड़े उतारकर सोने की तैयारी की। नेहा कपूर घबराकर फिर चिल्लाए, आप क्या कर रहे हो? सोते समय क्या आप अपने कपड़े नहीं उतारते? आदित्य वर्मा उलझन में थे। नहीं, ऐसे ही सो जाओ, नेहा कपूर ने सीधे कहा। अंततः आदित्य वर्मा बिस्तर पर लेट गया। नेहा कपूर भी बिस्तर पर लेट गईं, लेकिन वह आदित्य वर्मा से अलग थीं। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। कुछ देर के लिए कमरे का माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया और वे एक दूसरे की सांसें भी महसूस कर पा रहे थे। नेहा कपूर की सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं और धड़कनें थोड़ी तेज। मुझे नहीं पता कि यह कितनी देर तक चला, शायद इसलिए कि वह आज बहुत थका हुआ था। आदित्य वर्मा ने देखा कि नेहा कपूर की सांसें स्थिर हो गई थीं और फिर वह पहले सो गया। आदित्य वर्मा भी बहुत ईमानदार थे, लेकिन वे विचलित हुए बिना नहीं रह सके। डिंग डोंग, मेजबान को बधाई, कार्य पूरा करें और पुरस्कार प्राप्त करें। भगवान स्तरीय चिकित्सा कौशल, त्यानिक्सुआन 9 सुइयों का एक सेट। लेकिन इसी समय अचानक सिस्टम की प्रॉम्प्ट ध्वनि सुनाई दी। पता चला कि उसने बूढ़े आदमी को बचा लिया था और मिशन पूरा कर लिया था और उसे इनाम भी मिल गया था। पुरस्कार देर से मिल सकता है, लेकिन यह अनुपस्थित नहीं होगा। एक क्षण में आदित्य वर्मा के मन में एक शक्तिशाली संदेश उमड़ पड़ा। ईश्वर स्तरीय चिकित्सा कौशल। इस क्षण आदित्य वर्मा को ऐसा लगा जैसे वह सीधे सीधे चिकित्सा गुरु बन गए हों। सभी प्रकार की बीमारियां उनके मन में थीं और सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां उनके नियंत्रण में थीं। आदित्य वर्मा को लगता है कि अब वह एक मेडिकल मास्टर हैं, एक सच्चे मेडिकल मास्टर। यहाँ तक कि जिन लोगों का आधा पैर नरक के द्वार में है, वे भी स्वयं बच सकते हैं। ये कैसा स्वर्ग विरोधी इनाम है। हालांकि वह पहले भी लोगों को बचा सकता था, लेकिन वह ऐसा अपने शरीर और आध्यात्मिक शक्ति की मदद से करता था। आदित्य वर्मा को असल में चिकित्सा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब यह अलग है। इस देव स्तरीय चिकित्सा कौशल के अतिरिक्त प्रणाली ने वास्तव में स्वयं को भौतिक वस्तुओं के एक समूह से सुसज्जित किया। त्यानिक्सुआन 9 सुइयों का एक सेट। आदित्य वर्मा के हाथ में अचानक एक बक्सा प्रकट हुआ। बक्से के अंदर 9 सुइयां जैद जैसी हैं, जो अज्ञात सामग्रियों से बनी हैं तथा करीने से रखी गई हैं। त्यानिक्सुआन 9 सुइयां, हजारों साल पुराने ठंडे जैद से बना सबसे बेहतरीन जादुई हथियार। इसे खून की बूंदों से परिष्कृत किया जा सकता है। यह अच्छाई को बढ़ावा देकर लोगों को बचा सकता है और यह बुराई का नाश करके लोगों को मार भी सकता है। उसके मन में अभी भी त्यानिक्सुआन 9 सुइयों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण हैं। त्यानिक्सुआन 9 सुइयां, जो आपके सामने हैं, वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाले जादुई उपकरण हैं जिनका उपयोग बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है या हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अच्छी बात है। आदित्य वर्मा ने इन 9 सुइयों से सीधे अपनी उंगलियों को चुभाया, फिर अपनी साधना शक्ति को सक्रिय किया और सीधे शोधन शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसके सामने रखी 9 त्यानिक्सुआन सुइयां गायब हो गईं और आदित्य वर्मा के शरीर में प्रवेश कर गईं। हालांकि वे आदित्य वर्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि उन्हें आदित्य वर्मा ने परिष्कृत किया था। ये त्यानिक्सुआन 9 सुई सीधे आदित्य वर्मा के दिमाग से जुड़ी हुई है और इसे आदित्य वर्मा द्वारा कभी भी और कहीं भी बुलाया जा सकता है। इनाम पाकर आदित्य वर्मा का मूड अच्छा हो गया और फिर उन्होंने आंखें बंद करके मन को आराम दिया। आदित्य वर्मा, जो पहले से ही एक साधु थे, को वास्तव में सोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। पता नहीं कब सो रही नेहा कपूर ने अनजाने में करवट बदली और आदित्य वर्मा के शरीर पर हाथ रख दिया। आदित्य वर्मा का शरीर तनावग्रस्त हो गया। थोड़ी देर बाद नेहा कपूर अनजाने में ही आदित्य वर्मा के बगल में थी। उसका पूरा चेहरा आदित्य वर्मा की तरफ था, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी आदित्य वर्मा के चेहरे की तरफ थीं। आदित्य वर्मा अब भी नेहा कपूर के बदन से आती खुशबू को सूंघ सकता था। नेहा कपूर के जाग जाने के डर से आदित्य वर्मा हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगले ही पल नेहा कपूर के पैर वास्तव में आदित्य वर्मा के शरीर के ऊपर आ गए। लानत है, आदित्य वर्मा ने अपना मुंह खोला और भारतीय संस्कृति का सार बताया।
इसके अलावा नेहा कपूर ने वास्तव में खुद को गले लगा लिया। नेहा कपूर ने अपनी धुंधली अवस्था में एक हल्की आह भरी, मानो वह कोई मधुर स्वप्न देख रही हों। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। क्या यह इतना रोमांचक है? आदित्य वर्मा के शरीर में गर्म खून की लहर उबलने लगी और उसका शरीर सहज प्रतिक्रिया करने से खुद को नहीं रोक सका। सौभाग्य से आदित्य वर्मा एक साधु हैं और अभी भी इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगर कोई और होता तो शायद वह इसे झेल नहीं पाता। बस इतना ही। एक रात बीत गई। अगली सुबह जल्दी नेहा कपूर जाग गईं। कल रात उन्हें अच्छी नींद आए और अच्छे सपने भी आए। नेहा कपूर ने अपनी आंखें खोलीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ पकड़े हुए है। उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत चेहरा था, आदित्य वर्मा का, और उसने खुद आदित्य वर्मा को कसकर गले लगा लिया। उसके पैर अभी भी दूसरे व्यक्ति के शरीर पर थे। जाग उठा। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि अगर वह नहीं उठे तो वह वास्तव में इसे सहन नहीं कर पाएंगे। कल रात आदित्य वर्मा कई बार लगभग चूक गए। जैसे ही आदित्य वर्मा ने बोलना खत्म किया, नेहा कपूर के मुंह से अचानक चीख निकल गई। नेहा कपूर ने जल्दी से आदित्य वर्मा को छोड़ा, सीधे बैठ गईं और आदित्य वर्मा की ओर इशारा करते हुए बोलीं, तुमने मेरे साथ क्या किया? आदित्य वर्मा के चेहरे पर काली रेखा थी और वह हल्के से बोलते हुए अवाक थे। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुमने इसे खुद उठाया, ठीक है? आदित्य वर्मा की बातें सुनकर नेहा कपूर की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें शर्म और गुस्सा दोनों आ रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उनका पूरा चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। नेहा कपूर ने अपने कपड़े देखे और पाया कि वे अभी भी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में वह स्वयं है। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी। उसने सोते हुए आदित्य वर्मा को गले लगा लिया था। उस धुंधले पल में तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे चूम भी लिया हो। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आदित्य वर्मा ने उसका फायदा उठाया? बेशर्म। नेहा कपूर को लगा कि उन्हें सचमुच शर्म आ रही है। आदित्य वर्मा मुस्कुराए और सीधे बाहर चले गए। अब जब वह जाग गया है तो उसके जाने का समय लगभग आ गया है। आज वह दक्षिण पश्चिम गैरिसन भी जाएंगे। उसे दूसरे पक्ष से किया वादा पूरा करना था और चूंकि दूसरा पक्ष एक सैनिक था, इसलिए आदित्य वर्मा का कर्तव्य था कि वह एक सैनिक को बचाए जो उसके परिवार और देश की रक्षा कर रहा था। तब से आदित्य वर्मा ने अपनी कार सीधे नेहा कपूर की ओर फेंकी और फिर दक्षिण पश्चिम गार्ड आर्मी की नंबर 5 अधिकारी कार में सीधे चले गए। जहां तक क्लास की बात है तो वह बिल्कुल नहीं आ पाएगा। इस बार आदित्य वर्मा ने सीधे छुट्टी मांग ली। यदि आप छुट्टी नहीं मांगते हैं तो आप कक्षा छोड़ रहे हैं। छुट्टी मांगना किसी वैध कारण से कक्षा छोड़ना है। साउथ वेस्ट गार्ड्स आर्मी यांगीजी नदी के उत्तर से 200 किलोमीटर दूर और दक्षिण पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। वहां बहुत कम लोग हैं। आदित्य वर्मा ने पहाड़ी सड़क पर कार चलाई। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, वाहन कम होते जाते हैं, सड़कें थोड़ी घुमावदार होती जाती हैं तथा ऊंचाई थोड़ी अधिक होती जाती है। एक निश्चित क्षण में आदित्य वर्मा ने नंबर 5 अधिकारी की कार को एक चट्टान के नीचे ले जाया। आदित्य वर्मा ने सामने सड़क की ओर देखा और आश्चर्य से चीख पड़े। उसके सामने एक लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रकट हुआ। ये बात आदित्य वर्मा को वाकई हैरान कर गई। उन्हें इस पहाड़ी रास्ते पर वाकई में संकेत मिल रहे थे। अगले ही पल आदित्य वर्मा पुनः दंग रह गए और उन्होंने देखा कि विस्मयादिबोधक चिन्ह कहाँ था। मैंने लगभग 20 मीटर आगे सड़क पर एक तेंदुआ पड़ा देखा। एक जंगली तेंदुआ, एक सफेद तेंदुआ, एक हिम तेंदुआ। अरे, मैंने वास्तव में यहाँ एक हिम तेंदुआ देखा। इस समय यह हिम तेंदुआ जमीन पर पड़ा था और उसके शरीर के चारों ओर का खून लाल रंग का था। क्या चल रहा है? यह हिम तेंदुआ स्पष्ट रूप से घायल था। आदित्य वर्मा ने कार को थोड़ी दूर पर एक तरफ ले जाकर रोक दिया, फिर कार से बाहर निकले और पैदल चले गए। आदित्य वर्मा सीधे हिम तेंदुए के पास आ गए। यह हिम तेंदुआ बहुत लंबा और मजबूत था, लेकिन इस समय इसका शरीर घावों से ढका हुआ था और खून ने उसके बालों को लाल कर दिया था और यह अभी भी बह रहा था। इस हिम तेंदुए को इस चट्टान से गिरना चाहिए था। यह हिम तेंदुआ अभी भी सांस ले रहा था, मरा नहीं था, लेकिन बहुत कमजोर था। इसे कुछ समय पहले ही गिरना चाहिए था और गंभीर रूप से घायल हो जाना चाहिए था। जहां तक हिम तेंदुए पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का सवाल है, आदित्य वर्मा ने उसे सीधे क्लिक किया। QR कोड सामने आया और आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के 200 रुपये का भुगतान कर दिया। डिंग डोंग, यह एक मरता हुआ हिम तेंदुआ है, गंभीर रूप से घायल। अगर मेजबान इसे बचा ले तो अप्रत्याशित लाभ होगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट तुरंत आ गया। निश्चित रूप से सिस्टम ने उन्हें घायल हिम तेंदुए को बचाने के लिए कहा। आदित्य वर्मा ने हिम तेंदुए को देखा। यह मर रहा था और किसी भी समय मर सकता था।
और हिमतेंदुए ने भी अपनी आंखें खोली और आदित्य वर्मा की ओर देखा। उसकी आंखों में भीख मांगने वाली रोशनी थी। ये भी एक जिंदगी है। जब से मैंने इसका सामना किया है, मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यदि कोई संकेत न भी मिले तो भी आदित्य वर्मा चुप नहीं बैठेंगे।